जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो विद वसीम में। दोस्तों, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टेनो विद वसीम सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन दी जाती है। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट। यदि आपको डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है आज की डिक्टेशन कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पीकर महोदय, प्राहें यूरोप, मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया और दूसरी जगहों में समझौतों और सैनिक गठबंधनों की बात सुनाई देती है। आज संसार में दो महान शक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ हैं। कुछ और बड़ी शक्तियां भी हैं जैसे ब्रिटेन तथा दो एक और जो कमोवेश बड़ी है। मैं महान शक्तियों के बीच सैनिक गठबंधनों को समझ सकता हूँ, यद्यपि उनका समर्थन नहीं करता। इनका कुछ न कुछ मतलब तो होगा, लेकिन किसी विशाल शक्तिशाली देश और छोटे देश के बीच हुए सैनिक गठबंधनों को मैं नहीं समझ पाता। मेरे लिए सैनिक दृष्टि से इसका कोई अर्थ नहीं है। इस अणु युग में अणु युद्ध की दृष्टि से जिन देशों का महत्व है वे दुर्भाग्य से वही देश हैं जो अणु बम इस्तेमाल करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन गठबंधनों द्वारा छोटे देशों को अपने साथ जोड़ने का मतलब मैं उन देशों के प्रति आदर पूर्वक कहना चाहूँगा यही है कि वे इन देशों पर बहुत निर्भर हो रहे हैं। ऐसे सहयोगी उनकी रक्षात्मक शक्ति में वृद्धि नहीं करते क्योंकि उनका सैनिक महत्व बहुत कम या नहीं के बराबर होता है। शायद इन गठबंधनों का कुछ मनोवैज्ञानिक महत्व होता है। मैं दूसरे के विरोध में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन इस अणु युग में युद्ध के बारे में सोचना ही पागलपन है। कोई भी व्यक्ति जिसने इस विषय में सोचा है, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत संघ में बहुत से सेनापतियों ने ऐसा सोचा है, समझ लिया होगा कि आज युद्ध की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि युद्ध कुछ पाने के लिए किया जाता है, स्वयं को समाप्त करने के लिए नहीं। आज युद्ध से न केवल एक देश बल्कि सब युद्धग्रस्त देश मिट जाते हैं। सब महान देश इस बात को समझ गए लगते हैं और उन्हें पता है कि संसार में कोई देश ऐसा नहीं है जो युद्ध चाहता हो। युद्ध भड़काने वालों अन्य लोगों के बारे में बात करनी पूरी तरह गलत है। कुछ व्यक्ति युद्ध चाहने वाले हो सकते हैं, लेकिन कोई देश युद्ध नहीं चाहता। यदि ऐसी बात है तो फिर सैनिक गठबंधनों और युद्ध सामग्री की इस नीति का क्या मूल्य है? हमारी पहली मान्यता का तर्क यह तर्क संगत परिणाम नहीं है। ताप नाभिकीय बम के विकास ने आज युद्ध का नक्र ही बदल दिया है। प्रकृति ने जिसे
संवारने में लाखों वर्ष लगाए हैं, उसे मनुष्य एक क्षण में ध्वस्त कर सकता है। बहुत से विकसित देश आज ऐसी अदूरदर्शितापूर्ण ध्वस्तता पर पछता रहे हैं। अब उन्हें जिस समस्या का सामना करना पड़ रहा है वह है वायु में पुनः ताजगी और जल में शुद्धता लाना, धरती को हरी भरी बनाना है। पैराचेंज। स्पीकर महोदय, मुझे डर है कि हम वास्तव में जितना कर रहे हैं, सदन अपने उत्साह में शायद यह न समझ बैठे कि हम उससे कहीं ज्यादा कर रहे हैं। मैं यह बात अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के संबंध में कह रहा हूं, क्योंकि कुछ माननीय सदस्यों के भाषणों से ऐसा प्रतीत होता है कि भारत कुछ विश्व समस्याओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हमें इस बारे में सही स्थिति जान लेनी चाहिए। मेरा विचार है कि हमने कुछ समस्याओं के समाधान में और तनाव दूर करने या कम करने में यदा कदा सहायता की है। इसका उचित श्रेय हम ले सकते हैं, लेकिन इससे अधिक नहीं। घटनाओं को प्रभावित करने की किसी देश की क्षमता कई बातों से आकी जाती है। आप देखेंगे कि भारत में इनमें से बहुत सी बातें नहीं हैं। यदि हम किसी कार्य में सफल हुए हैं तो यह सफलता किसी प्रकार की सैनिक शक्ति या आर्थिक शक्ति के कारण नहीं है, बल्कि घटनाओं को सही ढंग से समझने के कारण है। मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा कि हमने इन समस्याओं को दूसरों की अपेक्षा अधिक सही ढंग से समझा, क्योंकि हम समय की भावना के साथ थे। हमारे पास किसी को धमकी देने की शक्ति नहीं है, न ही हम धमकी देना चाहते हैं। हम अनुभव करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नीति में सही या गलत का महत्व है, लेकिन किसी प्रस्ताव की सुनवाई उसके सही होने के कारण नहीं होती, बल्कि उस व्यक्ति या देश की शक्ति के कारण होती है जो उसे कहता है। किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय नीति अंततः उस देश की आंतरिक व्यवस्था पर निर्भर होती है। दोनों में आपस में समझौता होना चाहिए और उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। वास्तव में कोई देश अपनी आंतरिक स्थिति के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति और अधिकार के साथ बोल पाता है। पक्षपातपूर्ण तुलना में उलझने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन हमारा देश आज जैसा है उसे और कई दूसरे देशों को माननीय सदस्य देख सकते हैं और स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि दूसरे बहुत से देशों की तुलना में हमारे देश ने पिछले 6-7 वर्षों में कितनी प्रगति की है। भारत आगे बढ़ रहा है। भारत मजबूत और निशान है। इसी कारण ही बाकी दुनिया के लोग हमें इज्जत से देखते हैं। जो स्थान विशेष के परिवेश और जलवायु के अनुकूल हो और जिसके अंतर्गत यथासंभव स्थानीय सामग्री और नमूनों का उपयोग किया गया हो, भले ही यह कुछ अधिक धन और श्रम साध्य सिद्ध हो। औद्योगिकरण के लाभ हैं तो कुछ समस्याएं भी। स्टॉप।
दोस्तों, डिक्टेशन पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ताकि सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। आप देख सकते हैं इसी तरह की हम लोग डेली आउटलाइन अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टेनो विद वसीम में भी देते हैं। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।